नमस्कार, एम प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान। राजधानी दिल्ली में इस वक्त हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, थैंक यू। सर, कोरोना की अभूतपूर्व परिस्थितियां भारत ने, हिमाचल प्रदेश ने झेली हैं। अब एक बार फिर से केस डाउन आ रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्रभाव पड़ा है, कैसे सर आने वाले वक्त में चीज़ों को देख रहे हैं? कि कोरोना के कारण पूरे देश पर प्रभाव पड़ा है, प्रदेश पर भी पड़ा ही है और इसमें दो राय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी कोविड के मामलों में अब की बार बहुत तेज़ी आई थी एक दौर में, और एक सिचुएशन हमारे सामने ऐसी बन गई थी कि 40,000 के एक्टिव केस का आंकड़ा हमारा पार हो गया था। लेकिन अब थोड़ा हमको इस बात को लेकर के संतोष है कि अब मामले काफ़ी तेज़ी से नीचे भी आए हैं। अब 8,000, 40,000 से 8,000 पर हम आ गए हैं एक्टिव केस के मामले में। आर्थिकी प्रभावित हुई है और लोगों का जनजीवन जो है वो इस कोविड के कारण प्रभावित हुआ है, और मैं कह सकता हूँ कि डेवलपमेंट पे भी इसका इम्पैक्ट आया है। और हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वहाँ पर भी निश्चित रूप से जो टूरिस्ट आकर के हमारे हिमाचल की इकॉनमी को बहुत बड़ा सहयोग देते हैं, उसमें भी कमी आई है। कठिनाई तो है, लेकिन फिर भी हम ऐसा मान कर चल रहे हैं कि अब ये दौर धीरे धीरे जब कम होगा तो आर्थिकी और सारी चीज़ें जो है पटरी पर लाने की हम कोशिश करेंगे। सर, ये डिमांड बार बार हो रही थी कि जो टूरिस्ट हैं उनके लिए थोड़ी छूट दी जाए या उनको आने के लिए जो है थोड़ी और आसानी की जाए। देखिए, हमने टूरिस्ट को रोका तो नहीं है। हमने उसमें एक चीज़ को कहा है कि अगर कोई बाहर से, हिमाचल से बाहर से कोई हिमाचल में आना चाहता है, रजिस्ट्रेशन उनके लिए ज़रूरी की है। रजिस्ट्रेशन के अतिरिक्त तो दूसरा उसमें एक और चीज़ को लेकर के हमने कहा कि RT-PCR टेस्ट करवा के आइए। और दूसरे फिर हिमाचल में आने के बाद जहाँ भी कोई टूरिस्ट रहना चाहता है, जाना चाहता है, तो वहाँ पर भी हमने एक चीज़ को तय किया है उसमें कि होटल में जो SOP हमने जारी किया है, तो SOP के तहत वो वहाँ पर रहें और होटल वाले भी SOP का पालन करें। और ऐसे में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुके हैं हिमाचल प्रदेश में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो इस वक्त पीक सीज़न हमारा टूरिस्ट का होता था, हिमाचल आने का, घूमने का, देखने का, रुकने का, तो ये वो दौर अब की बार जो है वो फिर से प्रभावित हुआ। पिछली बार भी हुआ और अब की बार भी हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा है कोविड के कारण। जी सर, क्योंकि अब ये चर्चाएं होने लगी हैं कि अगर जिनको दोनों वैक्सीन लगी हुई हैं उन्हें फ़्लाइट में RT-PCR कराने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा सोचा जा रहा है। तो क्या ऐसा संभावना है वहाँ पर कि जिनको वैक्सीन लग गई है वो बिना RT-PCR के आ सकें? मुझे लगता है कि जिस तरह से कोविड के मामले तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, आखिरकार हम बहुत लंबे समय तक ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे। हम कोशिश करेंगे, अगर हालात सुधरते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में आने जाने में किसी भी बाहर के आदमी को, जो टूरिस्ट के नाते आए, चाहे काम के, व्यवसाय के, बिजनेस के सिलसिले में आए, तो किसी को कठिनाई ना हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। सर, वैक्सीनेशन की गति हिमाचल प्रदेश में जो अभी है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल पूरे देश भर में वैक्सीनेशन के मामले में पहले स्थान पर है पूरे देश भर में। जो फर्स्ट फेज़ की वैक्सीनेशन है, हमने 33% से ज़्यादा, 34% से हमने आगे बढ़ कर के उसमें कंप्लीट कर लिया है, और पूरे देश भर में हम पहले स्थान पर हैं। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ इस बात को लेकर के हमें संतोष है कि वैक्सीन की वेस्टेज के मामले में भी हिमाचल पूरे देश भर में उन राज्यों में है, जो शुरू के 2 राज्य जहाँ सबसे कम वेस्टेज है, सबसे कम वेस्टेज है, 0 वेस्टेज जिसको बोलते हैं, वो हिमाचल में अच्छा काम किया है। सर, कोरोना प्रबंधन और वैक्सीनेशन की कमी को लेकर विपक्ष लगातार घिर रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वो सवाल ना पूछता हो। देखिए, इतना बड़ा सदी का ये सबसे बड़ा संकट हमारे सामने है। राजनीति करने के लिए अगर विपक्ष इस मुद्दे को चुनती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति नहीं हो सकती है। और ख़ास तौर से इस घड़ी में विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, वो भी निकलते, सहयोग करने के लिए निकलते, मदद करने के लिए निकलते। जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसमें कैसे मदद कर सकते हैं, जहाँ कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है ऐसे संकट में, वहाँ मदद करने के लिए आगे आते।
और वो सिर्फ राजनीति और इस बात को ये इतिहास में दर्ज रहेगा, जब सदी के ऐसे बड़े संकट के दौर में से भारत गुजर रहा था और हमारा प्रदेश गुजर रहा था, तो उस वक्त कांग्रेस के नेता क्या करते रहे, ये सारा इतिहास का हिस्सा रहेगा और इसमें इतिहास उनको क्षमा नहीं करेगा। आलोचना हर तरफ हो रही है, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि ये प्रबंधन ठीक नहीं था, तैयारी ठीक नहीं थी, आभास नहीं था इन्हें कि ऐसा होगा। देखिए, भारत ने बहुत बेहतर ढंग से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के इस दौर को मैनेज किया है। वैक्सीन भारत में अपने ही देश में हम अपने ही साइंटिस्ट बना करके तैयार करें और जिससे लोगों के जीवन को हम बचा सकें, उसके लिए अगर प्रेरणा किसी ने दी तो आदरणीय मोदी जी ने दी, उत्साहित किया उन साइंटिस्ट को, उनने काम किया, मेहनत की, सफल हुए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप कल्पना करिए, जिस भारत में पीपी किट भी बाहर से आती थी, जिस भारत में वेंटिलेटर का निर्माण नहीं होता था, जिस भारत में जो है वो मास्क N95 मास्क है या दूसरा मास्क है, उनकी भी प्रोडक्शन जो है वो ना के बराबर थी। आज भारत के अंदर ये तमाम सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ज़रूरत जितनी है उससे भी ज़्यादा उपलब्ध है। ये छोटा विषय नहीं है, इस बात को उनको समझ। तैयारी की दृष्टि से कहाँ बात समझ में आती है कि जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती है, इस तरह से कोई आदमी बीमार होता है, कोई संक्रमित हो जाता है, उसको शारीरिक रूप से पीड़ा होती है, तो व्यवस्था के खिलाफ उसका गुस्सा होता है, नाराज़गी होती है। लेकिन ये भी तो बात सत्य है कि आज पूरे देश भर में इतने बड़े संकट के दौरान किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। पूरे डॉक्टर्स और डॉक्टर के साथ सरकारें सारी लगी हुई हैं। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष की बातें जो है वो सिर्फ राजनीतिक मकसद से हैं। व्यवस्थाओं में खामियां ढूंढना तो बहुत सरल होता है, लेकिन लंबे समय तक वो सत्ता में रहे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके दौरान कहाँ था और आज कहाँ है। क्या सरकार के प्रति नाराज़गी है? नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ, ये देखिए एक स्वभाव है, ये स्वभाव है। गलती अपनी भी होती है समाज में, लेकिन उसके बावजूद भी उसका क्या होता है कि जब नाराज़गी होती है तो इस तरह का उसको किसके खिलाफ वो निकालता है? व्यवस्था के खिलाफ, व्यवस्था नहीं सरकार के खिलाफ निकालता है। कोविड कोई सरकार का फैलाया हुआ ये नहीं है, संक्रमण नहीं है, और सरकार जितना प्रयास कर सकती है वो करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर भी इस बात को मान करके चलना पड़ता है कि अपनी कमी के कारण भी कई बार हम ऐसी स्थिति देखते हैं कि लापरवाही हमारे स्तर पर हुई है, एक नागरिक के स्तर पर जो लापरवाही को हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे स्तर पर लापरवाही हुई है, हम गालियाँ फिर व्यवस्था को देते रहे, ये उचित नहीं है। सर, क्योंकि विकास की गति प्रभावित हुई इस कोरोना काल से, तो क्या आने वाले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपका अभियान प्रभावित नहीं होगा? देखिए, अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में तो वक्त है, अभी नवंबर और दिसंबर 2022 में चुनाव होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि इसके कारण कोई प्रभाव पड़ेगा, और तब तक के लिए सारी हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। ठीक है, इकोनॉमी प्रभावित हुई है, हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए हैं कुछ हद तक, लेकिन फिर भी हमने अब की बार डेवलपमेंट को रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया। इस कोविड के दौर में भी काम को गति दी है। सर, मंडी लोकसभा का उपचुनाव सामने आ रहा है, क्या ये परीक्षा के तौर पर है? कैंडिडेट ढूंढना क्या मुश्किल हो रहा है? मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ी परीक्षा है, और लोकसभा मंडी हमारी थी और हम फिर से जीतेंगे उसको। और इसके साथ 2 उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश में आ गए, अब 2 उपचुनाव विधानसभा के, उनका भी उसमें भी हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, वो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीते, सुनिश्चित करेंगे। सर, अब ये जो कोरोना काल था, बीजेपी की बात करें, जो सेवाई संगठन कार्यक्रम चलाया गया, जगह जगह से हमने देखा, दिल्ली से भी बहुत सारा सामान वहाँ पहुँच रहा था, आपके भी स्थानीय स्तर पर नेता कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, जबकि वो कह रहे थे कि हम भी लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या इस वक्त राजनीति से इतर बात हो सकती थी? नहीं, बात बताएं तो सही हो, उनकी मदद कहाँ पहुँची, कहाँ की मदद उनने? एक जगह 2 छोटी गाड़ियों में जो है वो उनने सामान को हरी झंडी देने की कोशिश की कोई एक नेता ने, और कहा कि हमने 2 करोड़ रुपए की जो है सामग्री भेजी। 2 करोड़ का अभिप्राय क्या? 2 करोड़ दो छोटी गाड़ी में आएगा क्या सामान? क्या कौन सा सामान भेजा? इसलिए
सिर्फ राजनीतिक मकसद से वो अपनी वो पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो लोगों की मदद करनी चाहिए वो मदद करने की उनकी कतई भी मंशा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति, विरोध करना, व्यवस्था के खिलाफ बोलना, यही उनने कोशिश की है। सर, अंत में ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। लॉकडाउन फिर से थोड़ा सा बड़ा है, जो लोग उम्मीद में बैठे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, जो हिमाचल की जनता आपको सुन रही है? मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनने कोविड के संकट में फेज़ 2 में ये जो दूसरा दौर आया, इसमें भी हमको बहुत बड़ा सहयोग दिया। मेरा विनम्र आग्रह है कि अभी दौर समाप्त नहीं हुआ है। कोविड भले कम हुआ है, लेकिन अभी समाप्त होने में इसमें वक्त लगेगा, इसलिए सावधानियां बहुत आवश्यक हैं। हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं अभी तक में, अभी उनका पालन करें आप। अनावश्यक रूप से हमारे बुजुर्ग लोग भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये तो सारी बातों को लेकर के हम बार बार कह रहे हैं, अभी भी इसकी आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों का पालन करें और इस कोविड के खिलाफ लड़ाई में, इस जंग में हमारे संग होकर के जो है आप सहयोग करें। सरकार निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है, वो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये संक्रमण और ना बढ़े, तो इसलिए सावधानियां जो बताई गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनका पालन करें। सर, काम धंधे पटरी पर लौटेंगे? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एमएचएल प्राइम को वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने तमाम विषयों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।